Hello everyone, this is Aditya Keshravani. Welcome to my YouTube channel SAP and Tutorials. So आज की जो वीडियो है बेसिकली हमने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं बेसिकली अभी हमारा क्या पूरा प्लान है, हम पूरी ऑर्गेनिक खत्म करने का सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक में मोस्टली जितनी चीजें हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हो वो हमारा टारगेट है। देन अगर जैसे ही वो कंप्लीट होता है देन हम ऑन केमिकल बॉन्डिंग पे आ जाएंगे। उससे पहले मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो सारी मेरी मेहनत नहीं रहेगी, आपको मेरे से ज्यादा करना पड़ेगा तब जाके चीजें होगा। क्योंकि एक चीज बहुत ही क्लियर है कि ये जो टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इससे हर साल ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए ना हुए। तो हर क्वेश्चन मुझे कराना, क्योंकि मैं 2011 से 2019 तक का पूरा पैटर्न उठा के चल रहा हूँ। तो अगर हर साल 10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आ रहे तो मैं एक अगर डीयू का पकड़ूं तो मैं 90 क्वेश्चन, फिर बीएचयू का ऐसे 80-90, एचसीयू, तो इस तरीके से कराना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने पूरी पीपीटी एक सेपरेट क्वेश्चन की बना दी है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लो। मैं मोस्टली क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं जो छोड़ता हूँ वो क्वेश्चन आप खुद से करो, नहीं होता है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे आईआईटी के स्टूडेंट, आइजर के स्टूडेंट, एनआईटीज के, मैं भी रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, तो आप वहां से वहां डिस्कस करोगे तो सबका फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। इट्स वेरी टफ कि मैं सारे एक एक क्वेश्चन करा सकूं, फिर भी मैं अपने तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। टोटली आप पे भी डिपेंड करेगा आपकी मेहनत। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि पीपीटी बनाने में मुझे लगभग 2 से 3 दिन कंटिन्यूअसली मैं इस पे काम कर रहा, तब जाके ये पीपीटी बनी। तो मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ। आई नो थोड़ा सा ये लेट हो गया, हमने जीओसी कवर की, उसके बाद मैंने कहा था कंटिन्यूअसली रहेंगे, 2-3 दिन का गैप हो गया बिकॉज थोड़ा सा मेरा भी काम चल रहा है, मेरे भी सेमेस्टर एग्जाम, तो इस वजह से लेट हो गया। तो आज स्टार्ट करते हैं, आज का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। बेसिकली 2011 बीएचयू में आया था। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा हमने एरोमेटिसिटी पढ़ी होगी। एरोमेटिसिटी में सबसे ज्यादा क्या होता है, ट्रोपोलियम केटाइन। ट्रोपोलियम केटाइन बहुत सारे स्टूडेंट को अगर नहीं पता तो उनको मैं बता दूं ट्रोपोलियम केटाइन क्या होता है, ठीक है। ये जुड़ा है ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है, ये इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम केटाइन। ट्रोपोलियम केटाइन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ट्राइफेनाइल के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा याद रखना ट्रोपोलियम केटाइन स्टेबल होगा। देन बी वाला ऑप्शन क्या है, ये एक एलाइलिक कार्बन है। ये क्या है, इसमें दो दो बेंजीन जुड़े हैं, तो मतलब ये 2 डिग्री है, साथ ही साथ बेंजाइलिक है। ये कैसा मिथाइल है, तो उसके बाद हमको पता है क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे फर्स्ट पहला ट्रोपोलियम केटाइन, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फेनाइल वाला हो जाएगा, तो फर्स्ट के बाद थर्ड हो जाएगा, थर्ड के बाद ये एलाइलिक है और ये मिथाइल, तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी मिथाइल, तो सेकंड देन फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। देखो SN2 रिएक्शन में बेसिकली इस क्वेश्चन में ना, देखो एक चीज और क्लियर है कि हर स्टूडेंट का अप्रोच ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में डिफरेंट होता है। मेरा अप्रोच कुछ डिफरेंट है, शायद आपका अप्रोच कुछ डिफरेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं 100% सही हूँ या आप 100% सही हो। हम आप मतलब यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं, मैं भी अपना अप्रोच बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से सोचा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आपका अप्रोच कुछ डिफरेंट है तो आप वो भी सही हो सकता है मे बी। अगर आपको ज्यादा डाउट होगा इस तरीके के क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को डिस्कस करिएगा हमारे साथ, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। देखो तो मुझे क्या लग रहा था, व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा कौन सा होगा किसमें, SN2 रिएक्शन में। तो देखो पांचों ऑप्शन को देख रहा था मैं, C6H5S माइनस है ये, C2H5O माइनस, देन NO3 माइनस, देन CN माइनस, देन I माइनस। इन सब में क्या है, कहीं ना कहीं देखो S माइनस में क्या है कि ये बेंजीन में इसका डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है नेगेटिव चार्ज, इसमें भी, लेकिन आयोडीन पे सेंट्रल आयोडीन पे सिंगल एटम है, उस पे क्या नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ वाला सबसे अच्छा हो जाएगा। तो इससे एक बात क्लियर होगी, ऑप्शन आपको देखने से ही क्लियर हो गया कि एक ऑप्शन ही ऐसा मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड का ए।
अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद आगे देखो, मेरा अप्रोच सुनना, मुझे लगा कि सबसे ज्यादा तो ये हुआ। उसके बाद इन चारों में मैंने कैसे कंपैरिजन किया, मैंने देखा C6H5S माइनस में जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है सल्फर पे, जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा, मतलब कि वो बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व रहेगा ज्यादातर। फिर उसके बाद देखो तो C2H5O माइनस, यहाँ पे क्या है, एथाइल जो है, एथाइल एज अ प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ाएगा। कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट साथ ही साथ आप ये देखो अदर भी कंपैरिजन करना है, अदर के साथ कंपैरिजन करना है, तो C2H5O माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ रही है। नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसमें देखो तो NO3 माइनस का अगर आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो, N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेटेड रहेगा O माइनस, तो ये कैसे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है कंप्लीटली किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और वो भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम देर के लिए रुकेगा, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। Cn माइनस पे भी तो आप अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ इसका, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, तो यहाँ पे भी सपोज ये ऐसे अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि आप देख सकते हो, इसने अटैक किया ये, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो ये वापस एक और इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मुझे क्या लग रहा था कि C2H5O माइनस पे क्या है कि यहाँ पे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा क्या होगा, आयोडीन के बाद ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो फिफ्थ के बाद मैंने सेकंड किया, देन उसके बाद इस फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में मुझे क्या लग रहा था, फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज एक एटम पे बहुत कम देर के लिए रुकेगा। Cn माइनस पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज दो ही एटम पे डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो ज्यादा देर के लिए रहेगा, तो इट मीन नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा देर के लिए प्रेजेंट होगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करना हो तो थर्ड में क्या है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज एक एटम पे रहता ही नहीं, इतना जल्दी जल्दी डिलोकलाइज होता है कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो होता है, हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज एक एटम पे लोकलाइज होना चाहिए, वो हो ही नहीं पाता है। C6H5 में ज्यादा देर के लिए एक एटम पे लोकलाइज्ड होता है, दैट्स व्हाई फर्स्ट देन थर्ड। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं इन पे गलती कर देते हैं। इन पे इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और एक जो कहते हैं ना सोच, क्वेश्चन को अप्रोच पहले समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तभी आएगा आपको, ठीक है, जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या सेलेक्ट ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या बताना है आपको, सबसे ज्यादा लूज एसिड कैरेक्टर किस में होगा। तो देखो ऑप्शन से जरूर इस जो ये कंपटीशन का एग्जाम है BHU DUHC वगैरह, इसमें क्या है ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको सीखना है। एक चीज तो है सबसे ज्यादा AlCl3 होगा चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हम AlCl3 पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। AlCl3 हमने सबसे ज्यादा ले लिया। अब क्या है ऑप्शन पे हमारे पास FeCl3 है, BF3 है और ZnCl2। ZnCl2 पे आपको पता है जिंक क्या है, जिंक के पूरे d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे ज्यादा लूइस एसिड कैरेक्टर मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, तो जिंक पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं होती, तो जिंक जो हो जाएगा वो सबसे लास्ट हो जाएगा। अब बचा FeCl3 और BF3। आप एक चीज देखोगे कि FeCl3 क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, BF3 क्या है कि एक p ब्लॉक एलिमेंट है। FeCl3 में empty d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, BF3 में empty p ऑर्बिटल होता है, तो d ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, दैट्स व्हाई AlCl3 के बाद क्या आता है, FeCl3 आता है, देन उसके बाद BF3 आता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर था मेरा, अप्रोच था इस क्वेश्चन को डेवलप करने का। इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत सारे बहुत ही लिमिटेड लोग अटेम्प्ट करते हैं, जिनकी रैंक बहुत अच्छी आती है ना, वही स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते, बाकी सब नहीं कर पाते। तो ठीक है, अप्रोच का खेल है, आपको अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। AlCl3 मैंने चूज कर लिया, इन तीनों में मुझे देखा तो जिंक क्लोराइड मुझे पता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये लूइस एसिड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि ZnCl2 पे इसका 10 जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भरे होते हैं किसमें, d ऑर्बिटल में। इसमें भी 4s2, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो Zn+2 में है ये, तो इसका भी एक s वाला खाली है, 4s2 जो था वहां से निकला होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी s वाला खाली है, बट लेकिन यहाँ पे
हम इसको हमेशा मान के चलते हैं, अभी इसको हम ZnCl2 ओवरऑल मान के चलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि ZnCl2 को हम सबसे लास्ट में रखते हैं। ठीक है, इन दोनों में आप देख लेना कि d ऑर्बिटल, इसमें क्या है कि d ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। For a reaction between alkyl halide and OH minus, increase in solvent polarity increases जनरली। बेसिकली ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट कर लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है कि आपने पढ़ा होगा सपोज RX है और OH माइनस है, अगर हम पोलैरिटी को बढ़ाएंगे, पोलैरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये R और X इजिली टूटेगा, RX इजिली टूटेगा तो R प्लस X माइनस जल्दी बनेगा। ये किस में होता है, हम सबको पता है SN1 रिएक्शन में क्या होती है, पोलैरिटी इंक्रीज करने में RX बॉन्ड टूटता है। तो आप देख लो, डिक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन बिल्कुल गलत बात है, इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 बिल्कुल सही है। पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे तो कार्बोकेटायन बनता है और कार्बन है, ये जितना ज्यादा रैपिडली बढ़ेगा उतना ज्यादा आगे की रिएक्शन तेज होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। इस तरीके के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एन SN2 रिएक्शन देयर इज अ कंप्लीट SN2 रिएक्शन में क्या कंप्लीट रेसमाइजेशन होता है, या मोस्टली इन्वर्जन एंड लिटिल रेसमाइजेशन, या पार्शियल रेसमाइजेशन, या लिटिल इन्वर्जन एंड मोस्टली रेसमाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज मैं एक कोई भी मान लेता हूँ, यहाँ पे हमने ले लिया A ग्रुप, B, और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ C है और ये एक D है। ठीक है, यहाँ पे मैं OH माइनस का अटैक करा रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ C क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है, C इक्वल टू बेटर लिविंग ग्रुप। तो C जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्या C निकलेगा। तो ये प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, मोस्टली जो होता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। तो ऑप्शन अगर मैच करो तो कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं, मोस्टली इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन बेसिकली यहाँ पे होता है। देखो इन्वर्जन तो होगा ही, साथ में साथ यहाँ पे लिखा है लिटिल रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही कंपाउंड में दो तरीके के एक ही रिएक्शन में दो तरीके, सपोज यहाँ अगर ये कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं चेक करूँ तो ये R रहा होगा, सपोज अगर R है और OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा तो R से क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है क्या ये R ही रहे, तो शायद अगर सामने से अटैक करेगा तो ये सामने से निकलेगा तो OH माइनस सामने से जुड़ेगा। तो मोस्टली 95% रिएक्शन में देखा गया है कि जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, बट कुछ ऐसी रिएक्शन है जहां पे क्या होता है वो सामने से भी अटैक कर देता है। तो इस वजह से रेसमाइजेशन भी बनता है लेकिन बहुत ही कम बनता है। तो इस वजह से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इन्वर्जन तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे लिटिल रेसमाइजेशन भी हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये रिएक्शन कौन सी, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। आपको सबको ये बातें तो सबको पता होती है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या बनता है, नाइट्रीन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रीन। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। देखो चलो ट्राई करते हैं, अपना क्या जा रहा है, CONS2 Br और हमने क्या लिया है, NaOH लिया है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अटैक, वापस, वैसे आप कर लोगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इतना तो सबको, वैसे ये सारी चीजें तो सबको आती है बेसिकली। यहाँ पे NH हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H और यहाँ पे Br लग गया। अब ये H प्लस वापस से निकलेगा माइनस H प्लस, तो यहाँ पे चला जाएगा। फिर उसके बाद मान लो इसको मैं ऐसे PH लिख के अब कर रहा हूँ, PH C डबल बॉन्ड हो, फिर क्या हो जाएगा, NH Br हो जाएगा। ठीक है, वापस से क्या, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये PH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और Br क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, पिच। अब पीएच ने नाइट्रोजन पे अटैक किया तो नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड, ये कार्बन हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। नाइट्रोजन ने अटैक किया था और यहाँ पे H प्लस निकल जाएगा, तो ये हमारा क्या बन चुका है, एक नाइट्रीन बन चुका है। तो इस तरीके से इसका इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय, कैनिजारो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, वो ऐसी एक रिएक्शन होती है, बेसिकली वो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड और कीटोन वो
एसिल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन देते हैं जिसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है। सपोज CH3CHO देख लो, तो ये क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसके पास ये अल्फा कार्बन है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो क्या देता है, कैनिजारो देता है। वो क्या देता है, कैनिजारो। जैसे यहाँ पे आप फॉर्मल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, तो ये कैनिजारो देगा। बेंजल्डिहाइड अगर आप देखना हो तो PHC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से ये देगा। ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड देगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये देगा। एसिटल्डिहाइड ही जो नहीं देगा। और ये कौन सा रिएक्शन देगा, एक होता है कैनिजारो, एक होता है एल्डोल, तो ये कैसे देगा, एल्डोल देगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। SN2 रिएक्शन at an asymmetric carbon of a dextroalkyl halide always gives a, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ओनली रैंकर्स ये इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, इस वजह से मैं आपको इसमें थोड़ा सा अप्रोच अपना बताने की कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चन को करने का अप्रोच समझ में आए। ठीक है, देखो मैंने क्या मेरी समझ क्या कह रही थी मुझे, कि सपोज मैं कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले लेती हूँ, ठीक है, जिसमें बोला है एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन का हमने क्या ले लिया, सपोज मैंने CH Cl CH2 CH3 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा था, SN2 रिएक्शन एट एन asymmetric कार्बन एटम ऑफ a dextroalkyl halide always gives a, सपोज ये क्या है, डेक्स्ट्रो है, मतलब इसको जब हमने किससे पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास किया, तो आपको पता होता है डेक्स्ट्रो कैसा करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और लीवो कैसा करता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको जब हमने PPL से पास करा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से, तो इसने क्या किया, लाइट को किस डायरेक्शन में मूव कराया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, डेक्स्ट्रो ने। अब क्या है कि यहाँ पे पूछ रहा है SN2 रिएक्शन, अगर यहाँ पे हम कभी भी SN2 रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, तो डेक्स्ट्रो एल्किल हैलाइड ऑलवेज, ये डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो रिएक्शन कौन सा एल्किल हैलाइड देगा, मतलब क्या देगा, वो लीवो प्रोडक्ट बनाएगा कि रेसमिक मिक्सचर की सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट। अब देखो डिपेंड करता है कि सपोज कोई भी क्या आता है, बेस आता है, बेस कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है वो अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये क्या है, डेक्स्ट्रो है, तो डेक्स्ट्रो जब ये बैक साइड से अटैक करता है तो लेवो बनने के भी चांसेस होते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली लेवो बन सकता है, क्योंकि कई रिएक्शन में ऐसा देखा गया है कि ये सामने से भी रिएक्शन कर देता है, तो इस वजह से ये कहना कि कंप्लीटली लेवो बन जाता है तो ये सही बात नहीं। रेशमिक मिक्सचर भी बनने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, ज्यादा मतलब कि रेशमिक मिक्सचर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि जब यहाँ पे अटैक होता है तो 70 to 80% वो बैक से अटैक करता है, जो दूसरा आगे सामने से अटैक करने की पॉसिबिलिटी क्या होती, बहुत कम होती। इस वजह से रेशमिक मिक्सचर कहना कि रेशमिक मिक्सचर पूरे कंपाउंड में बनता है तो ये गलत बात है। तीसरा ये बात कह सकते हैं कि OH माइनस जब भी अटैक करेगा तो एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेगा, क्योंकि ये आगे से करे चाहे पीछे से करे यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ पे लीवो भी बनने के चांसेस है, रेशमिक बनने के भी चांसेस है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आंसर क्या होगा, सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, क्योंकि जब ये एक्टिव आइसोमर होगा तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी लीवो की भी रहेगी, रेशमिक मिक्सचर की भी रहेगी, तो ओवरऑल जो हमारा बेस्ट हम ऑप्शन चूज करना होगा तो हम सिंगल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर को करेंगे। क्यों, क्योंकि ये श्योर है कि ये तो बनेगा, लीवो का हम कंफर्म नहीं कह सकते कि लीवो ही बनेगा, रेशमिक मिक्सचर का भी हम नहीं कह सकते, डेक्स्ट्रो जनरली नहीं बनता है। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि डेक्स्ट्रो बनता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन केवल रैंकर्स स्टूडेंट कर पाते, तो इस वजह से आप भी इस तरीके का अप्रोच डेवलप करोगे तो आपका भी आंसर सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत टफ होते हैं जो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होगा ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज नोन एज, ये एक देखो BHO DU वगैरह में ना बहुत कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो ऐसे टफ आते हैं जो सिर्फ रैंकर्स करते हैं, और बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको बता दूं बहुत नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट बुक रीड किया हो, जो जिसको थोड़ा फील्ड जिस फील्ड में आप हो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, बुक्स पढ़ता हो, तो वो ये इस तरीके के क्वेश्चन
आते हैं बेसिकली इस एग्जाम में। तो अब एक्व सोल्यूशन ऑफ फिनॉल आपको पता होना चाहिए। बेसिकली एक्व सोल्यूशन फिनॉल का क्या कहा जाता है, उसको मैं आपको बता दूं, कार्बोलिक एसिड उसको कहा जाता है। कि ये कार्बोक्सिलिक नहीं है, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड फिनॉल को उसका जो एक्वस फॉर्म होता है उसमें उसको कार्बोलिक एसिड के नाम से भी बोला जाता है। आगे देखते हैं। पूछा है व्हाट हैपन व्हेन वन नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड इट heated in sulfuric acid at 160 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप देखोगे कि यहाँ पे बोला है वन नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड, नैप्थलीन बनाओ और नैप्थलीन पे वन पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड हमने लगा दिया। इसकी रिएक्शन करानी है हमसे से H2SO4 यहाँ आपको करानी है H2SO4 से रिएक्शन। और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत मैटर करता है 160 डिग्री सेल्सियस। जब आप इस तरीके के रिएक्शन देखोगे ना, जब आपको पढ़ाया जाएगा, आपने बहुत स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, तो ये इस तरीके की रिएक्शन आपको याद करनी पड़ती है। थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें हैं जो आपको याद करना पड़ता है। तो जब भी आप H2SO4 160 डिग्री एक अच्छे हाई डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो, तो ये रिएक्शन क्या होते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के आइसोमर बनते हैं। एक बनता है जिसमें बनता है नैप्थलीन बनता है, सेकंड पोजीशन पे क्या लग जाता है SO3H लग जाता है फर्स्ट से हटके। एक और इसका रेशमिक मिक्सचर फॉर्म में बनता है। दूसरा क्या बनता है 1 और 2 दोनों पोजीशन पे क्या होता है SO3H लग जाता है। तो ये इस तरीके की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, तो इसमें थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक ये 2 सल्फोनिक एसिड बनता है, 1,2 वाला भी डाइसल्फोनिक भी बनता है। तो आप ऑप्शन देख लो, अब मिक्सचर ऑफ नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड इन द मेजर अमाउंट। ऑप्शन ए तो नहीं सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 2 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड एंड 1,2 सल्फोनिक एसिड। हाँ, ये वाला ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद करने से रिलेटेड आप पढ़े होगे, तो आपको ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट बताया गया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ऑफ एथाइन विद HCN इन प्रेजेंस ऑफ BaCN एग्जांपल। आपको इतना तो सबको इतना तो समझ में आ गया होगा। एथाइन की रिएक्शन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HCN की रिएक्शन करानी है BaCN2 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा BaCN2 क्या है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल CN यहाँ पे ये जाके क्या होता है ऐड हो जाता है। तो ये कैसे एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन मोल स्टेबल कार्बोकेटाइन इज। देखो ये कैसा है 1 डिग्री, साथ ही साथ बेंजाइलिक है 1 डिग्री बेंजाइलिक। ये क्या है सिर्फ 1 डिग्री है। यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ बेंजाइलिक, और कैसा है 1 डिग्री है। इसमें देखो तो बेंजाइलिक नहीं है, सिर्फ 1 डिग्री है। इसका देखो तो ये कैसा है बेंजाइलिक है और साथ ही साथ 2 डिग्री है। इसका देखो तो ये क्या है बेंजाइलिक है, साथ ही साथ ये कैसा है 3 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो जाएगा, फर्स्ट ये जाएगा, सेकंड ये जाएगा, थर्ड ये जाएगा, फोर्थ ये जाएगा। तो यहाँ में सबसे ज्यादा बताना, तो डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि when 2-chloro-2-methyl butane is reflux will। देखो सबसे पहले IUPAC अगर आपको नहीं आती तो आपके लिए दिक्कत है, आप वापस IUPAC पढ़ो। 2-chloro-2-methyl बनाना है, तो 2 पे मैंने क्या लगा लिया, क्लोरो लगा लिया, मेथाइल लगा लिया, और क्या है ब्यूटेन है। तो लो मैंने ब्यूटेन बना लिया, CH2CH3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बना लिया 2-chloro-2-methyl butane is refluxed with alcoholic क्योच के साथ आपको रिएक्शन करानी है। आपको पता होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोजन किधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, किधर से, इधर से निकलेगा। क्यों, सैड्जअप रूल के अकॉर्डिंग हम एल्कीन उस साइड से बनाते हैं जिस साइड से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। सपोज ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये क्लोरीन निकलेगा, मतलब HCl निकलेगा। तो ये क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो सैड्जअप रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन ए क्या है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि प्रोपियोफेनॉन ऑन रिएक्शन विद फेनाइल हाइड्रोजन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ ZnCl2 गिव्स। मैं ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, पूछो क्यों। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है कि मुझे भी एक ऑप्शन मेरा मतलब कि मुझे कंप्लीटली मैं 2 ऑप्शन में अभी मतलब मेरा फंस रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं अभी क्लियर हो पा रहा है कि ये क्वेश्चन पे 2 ऑप्शन जो मुझे कंफ्यूजन है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं अभी पोस्टपोन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, अगर आपसे नहीं होता है क्वेश्चन को तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। फिर मैं अभी एकदम श्योर हो जाऊं तो बताऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में कि मुझे नहीं आता है, मैं भी एक लर्नर हूँ।
अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता कि मुझे सब कुछ आता है, तो इस वजह से मुझे नहीं आ रहा था, मतलब मैं 2 ऑप्शन में फंस गया था, तो इस वजह से अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन ऑफ पिपरेडीन गिव्स, ये बेसिकली याद करने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हॉफमैन जब पिपरेडीन का आप क्या कराओगे, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन कराओगे, तो याद रखना वहां पे 1,3 पेंटाडाइन बनता है, ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है। या तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या करो, आप खुद से हॉफमैन का एग्जीक्यूटिव मेथड, जो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन है वो आप खुद से करके देखो, ठीक है। मतलब कि ये प्रोसेस आपको, ये जो एक नेम रिएक्शन टाइप की चीज होती है, तो ये आप खुद से करके देखो, पढ़ो, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा इसमें तो मेरे से डिस्कस कर लेना ग्रुप पे, हम इस पे देखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, what will be the effect on the SN2 type reaction if the concentration of methyl iodide is doubled and that of OH minus is half। तो सबसे पहले मैं आपको, देखो मेरे दिमाग में क्या है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इन्होंने बोल दिया क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या होता है कि जो आपको पता होना चाहिए, जो रेट होता है वो किस में डिपेंड करता है, रेट जो होता है वो एल्किल हैलाइड में भी डिपेंड करता है और हमारा एक न्यूक्लियोफाइल में भी डिपेंड करता है। तो इसका रेट अगर लिखना था मुझे तो R इक्वल टू K मेथाइल आयोडाइड और क्या है OH माइनस, मतलब कि यहाँ पे ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट में, एल्किल हैलाइड में भी, बेस में भी, दोनों न्यूक्लियोफाइल में भी, दोनों में क्या होता है, रेट डिपेंडेंट होता है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज R इक्वल टू K कांस्टेंट है, मेथाइल आयोडाइड को उन्होंने कहा कि 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 इंटू मेथाइल आयोडाइड, और उन्होंने कहा कि OH माइनस को क्या कर दो, हाफ कर दो, तो 1/2 इंटू OH माइनस। अगर अब हम रेट निकालेंगे तो कैसा आएगा, तो ये से 2 से ये 2 कट जाएगा, ये R डैश है सपोज, हाँ, तो R डैश अब क्या आ रहा है, K मेथाइल आयोडाइड OH माइनस। तो मतलब कि जो पहले रेट था वो बाद में भी रेट क्या हुआ, कांस्टेंट रहा, क्यों, क्योंकि हमने मेथाइल आयोडाइड को 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो एट अ सेम टाइम OH माइनस को हाफ टाइम इंक्रीज किया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेट ओवरऑल क्या रह गया, सेम रह गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नो चेंज इन द रेट। इस तरीके के क्वेश्चन जिनका माइंड शार्प होता है उस तरीके के स्टूडेंट करते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो प्लीज मैं यही आपको समझाऊंगा कि एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप अपना क्या कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ से आप इस टॉपिक से आप अपना सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है, इस जो हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट, इस तरीके जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या करो, आप बेस्ट देने की कोशिश करो, यहाँ से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तो आपका सिलेक्शन तो कंफर्म हो जाएगा। फिर रैंक इंक्रीज करने के लिए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ही, ऑर्गेनोमेटालिक है, ये केमिकल बॉन्डिंग है, ये वहां से हम अपनी रैंक इंक्रीज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, use given code arrange the following compound in decreasing order of the rate of solvolysis by SN1। SN1 में क्या होता है, हमको पता है कि एल्किल हैलाइड के बीच में RX के बीच में बॉन्ड टूटता है, R प्लस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेट फास्ट होगा। तो यहाँ पे अगर ये टूटेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा देन 2, तो इसका A C देन B, A C B ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन ऑन रिएक्शन विद Zn and NiS गिव्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि आपको ये जब आप डीप पढ़ोगे ना तब जाके आएगा। तो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन जब आप जिंक सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में कराते हो, तो बेसिकली ये क्या करता है कि एक एलिफेटिक कंपाउंड को क्या करता है, साइकिलाइज कर देता है, तो यहाँ से क्लोरीन क्लोरीन निकल जाता है और ये कंपाउंड क्या बन जाता है, साइकिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओवरऑल क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन बनता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही बात है ना कि हर चीज आपको शायद नहीं पढ़ाई गई होगी, तो आप जितना ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लोगे, तो आपको वहां से अंदाजा लग जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रिपीट होने दिखेंगे ही दिखेंगे, और इस बार तो मोस्टली चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन चार्ट रिएक्शन दी है, ये फर्स्ट है,
ये एक रिएक्शन, एक ये, एक ये, एक ये। अब इसमें से पूछ रहा है कि चारों रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा। जब आप इसका देखोगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है तो ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो पहले वाले ऑप्शन में रेडिकल जनरेट होता है, दूसरे वाले ऑप्शन में भी जब CH2N2 को आप हीट करोगे ना तो यहाँ पे क्या बनता है, एक कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बीन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको जब हीट करोगे तो आपको पता है ये OH है, प्रोटोनेशन होगा, यहाँ से क्या बनेगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के जनरेशन होगा। और यहाँ पे भी आपको पता है ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो क्लोरीन क्या होता है कि एल्युमिनियम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, फिर क्लोरीन इधर से निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, तो इधर पे भी क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो ऑप्शन देख लो आप, यहाँ पे सी ऑप्शन इन्होंने टेक किया है, तो CH3 CH2 प्लस प्लस, हाँ तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following reversible reaction in the following, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो इसमें मैं कुछ अलग से आपको बताऊंगा नहीं, ज्यादा ना टाइम लूंगा इस क्वेश्चन में। सल्फोनेशन जब हम बेंजीन का कराते हैं ना, क्योंकि आप वहां पे देखो तो हम लेते हैं क्या, बेंजीन लेते हैं और साथ ही साथ क्या लेते हैं, ओलियम लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन शो करती है। बाकी नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, एल्काइलेशन क्या रिवर्सिबल नहीं शो होती है, क्या रिवर्सिबल जो शो होती है वो सल्फोनेशन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं इसमें टोटल शायद क्वेश्चन आए हैं, मतलब मैं 2018 तक का इस रिएक्शन मैकेनिज्म का कवर किया हूँ, 2011 से 2018 तक इसमें मैंने कवर किया। तो ऑलमोस्ट मुझे 180 क्वेश्चन टाइप, 180 क्वेश्चन है, तो 180 क्वेश्चन कराना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आप भी करना, मैं भी कराता रहूंगा, देखते हैं जितना बेस्ट अपना कर पाएंगे। द इलेक्ट्रोफाइल इन ओलियम इन द सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओलियम क्या होता है। ओलियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो H2SO7। ठीक है, बेसिकली ये बनता कैसे, जब आप 2 मोल H2SO4 लोगे ना तो ये क्या बनता है, ओलियम बनता है। यहाँ से 1 मोल क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है, तो H2H2O7 होता है। जब आप क्या कराओगे, ओलियम मतलब जब आप सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ोगे ना तो आपको देखोगे कि वहां पे इंटरमीडिएट, मैं अच्छा आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सपोज अगर आप सल्फोनेशन करा रहे हो तो आप 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये दूसरा मोल है OH, तो ये क्या करता है, ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इस H को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे अटैक करता है, और ये ऐसे नहीं होता है, मतलब ऐसे दिखा सकते हैं हम कि ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसे इधर अटैक करता है हाइड्रोजन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, और ये OH निकल जाता है और इधर से क्या निकल गया, H प्लस निकल गया। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, SO3 क्या हुआ हमारा, लिबरेट हो जाता है। तो ये हमारा क्या बनता है बेसिकली, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया हमें। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हमारा SO3 यहाँ पे जनरेट होता है। अगर यहाँ पे देखोगे, इधर देखो, इधर करा के आप देखो तो इसने क्या लिया था, यहाँ से क्या बन रहा होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, और ये क्या बन रहा होगा, OH बन रहा होगा। तो एक स्पीसीज ये बन रही थी, यही O माइनस क्या करता है, इस H प्लस को लेता है और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होती है अटैक करते हैं और ये निकल जाता है। तो यहाँ पे ये SO3 बनता है। तो SO3 क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल होता है सल्फोनेशन के रिएक्शन में। आगे देखो तो द रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद कंसंट्रेशन एंड विद कंसंट्रेटेड NaOH गिव्स, मैंने आपको बताया एल्डिहाइड कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या, कौन से रिएक्शन शो करते हैं, एल्डोल टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। The intermediate in the reaction of meta-bromoanisole with sodamide in liquid ammonia है। मोस्टली स्टूडेंट इसको बर्स्ट रिडक्शन समझ लेते हैं, जो कि गलती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्या करोगे, सपोज ये है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन में।
वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा सकते हो वेरी लगा लेना, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। द इंटरमीडिएट इन द ब्रोमो एनिसोल, एनिसोल आपको पता होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर OCH3 को बोलते हैं, मेटा पे क्या लगा है, Br लगा है। आपको मैं बता दूं ये एक साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या कैसे रिएक्शन है, साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आपने GOC अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा, ये एक साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको एक चीज देखना होता है, यहाँ पे आप जो भी ये ग्रुप्स लगे होते हैं इनका आपको माइनस आई कैरेक्टर कंसीडर करना होता है, ना कि कभी भी +m नहीं कंसीडर होना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को नोट डाउन करके लिख लेना। जब भी ये आप देख रहे होगे वीडियो, इस चीज को नोट डाउन करके लिखना कि यहाँ पे हमेशा आपको -i कंसीडर करना है, ना कि +m कंसीडर करना है। साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, इसके लिए आप अपना डिटेल देख लेना, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो नेट पे देख लेना क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेटा ब्रोमो एनिसोल की रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्रोमीन क्या है, एक लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे ये ऐसा ऐसा। अब यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो किस वाले हाइड्रोजन से यहाँ पे ये H ऐसे अटैक करे और ये Br क्या कर जाए, लिबरेट कर जाए। तो बेसिकली इधर भी पॉसिबिलिटी, इधर भी पॉसिबिलिटी। तो याद रखना जब भी 1,3 का केस होता है, मतलब कि 1 पे क्या लगा हो, एक -i ग्रुप लगा हो, और 3 पे क्या लगा हो, एक +m टाइप का ग्रुप लगा Br। तो यहाँ पे हमेशा सेकेंड ऑर्थो पोजिशन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो ये हाइड्रोजन इधर निकलता है और ब्रोमीन क्या होता है, लिबरेट कर जाता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बेसिकली बनती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट हमारा ऐसा बनता है, इसको ऐसे कर लो, एक बॉन्ड बाहर से दिखा दो, ये यहाँ पे क्या रह जाएगा, OCH3 और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। बेसिकली ये बनता है। अब क्या हो सकता है कि सेम, अब इसमें क्या होता है कि इसके बाद लिक्विड अमोनिया अटैक करता है बेसिकली, जिसको मान लो लिक्विड अमोनिया मान लो NH2 माइनस अटैक करता है, ठीक है। लिक्विड अमोनिया मान लो NH3 है, ये NH3 एक इलेक्ट्रॉन लूज करके NH2 माइनस बनाते हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अब एक अटैक इधर हो सकता है, एक अटैक इधर हो सकता है, तो किधर अटैक करना चाहिए। देखो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, यहीं पे अब गलतियां होना स्टार्ट होती है। अगर यहाँ पे अटैक किया तो मेटा पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया और OCH3 बना, और इधर पे क्या लग गया, NH2। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहती है, ये ऐसे रहा, अगर NH2 ने इधर अटैक किए हैं तो ये OCH3 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एक पॉसिबिलिटी ए ये है, ये बी है। अब आप मुझे खुद बताओ कि ए और बी में किसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। मोस्टली स्टूडेंट ये सोचेंगे कि OCH3 का क्या लग रहा है, +m लग रहा है, तो ऑर्थो पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, तो ओवरऑल सिस्टम डिस्टेबलाइज होगा। और यहाँ पे क्या OCH3 मेटा पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो OCH3 का मेटा पे कैसा इंपैक्ट पड़ता है, -i इफेक्ट शो करता है मेटा के साथ। तो ये खींचेगा और यहाँ पे क्या करेगा, +m के थ्रू क्या करेगा, इसको इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, तो ओवरऑल डिस्टेबल। मैंने एक बात फिर से आपको क्लियरली पहले भी बोली कि यहाँ पे सिर्फ आपको OCH3 जो यहाँ पे ग्रुप्स लगे होते हैं जिनके पास लोन पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ उनका -i कंसीडर करना होता है, कभी भी +m कंसीडर नहीं करना होता है। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि -i ग्रुप जो होते हैं वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, तो डिस्टेंस में जो जितना क्लोज होगा वो उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब NH2 ने मेटा पे अटैक किया तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आया, तो ऑर्थो पे आने की वजह से OCH3 डिस्टेंस क्लोज है, पास है, तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बी बनता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर यहाँ तक आके रुका है कि ये बन चुका है, तो अब पॉसिबिलिटी है किसी ना किसी एग्जाम में कि इन दोनों को ऑप्शन में देगा, आपसे पूछेगा मेजर कौन सा होगा, तो ये वाला आपका क्या है, मेजर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ के जाना जरूर से। आगे देखते हैं, Which one is least stable कार्बन आयन। आपको पता होना चाहिए कार्बन आयन में हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हम बेसिकली मानते हैं, बेंजाइलिक कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन एलाइलिक होता है, देन उसके बाद 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो अब देख लो ये कैसा है, बेंजाइलिक है तो ये स्टेबल होगा। देन ये क्या है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री लो, सबसे लेस स्टेबल पूछा था तो ये हो जाएगा। ये कैसा है, CCl3 है, ये कैसा है,
ये 1 डिग्री है, लेकिन अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना होता, ऑर्डर अगर लगाना होता, तो क्लोरीन कैसा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी तो ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सी और डी में अगर कंपैरिजन करना होता है तो सी विल बी मोर स्टेबल देन डी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, विच ऑफ द एल्किल हैलाइड अंडरगोज मोस्ट रेडली फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है तो एल्किल हैलाइड में CH3 CH2, एक बार फ्लोरीन है, एक बार क्या है CH3 CH2 क्लोरीन है, एक बार इन्होंने लगाया है ब्रोमीन, और एक बार क्या CH3 CH2I। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक हमने सपोज चारों में हम एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहे हैं, तो जिधर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा उधर क्या होगा, अटैक मुश्किल होगा। हमको पता है आयोडीन कैसा है, बड़ा ग्रुप है, तो कार्बन और आयोडीन में साइज का जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ही वीक ओवरलैपिंग होती है। ये 2p ओवरलैपिंग है यहाँ पे, तो बॉन्ड्स होगा स्ट्रांग होगा, यहाँ 2p 3p हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2p 4p हो गया, और यहाँ पे 2p 5p हो गया। तो आयोडीन का 5p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसका 2p, तो जो क्या है यहाँ पे ओवरऑल कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अप्रोच करेगा जहां पे बॉन्ड वीक है, तो ये सिंपली यहाँ अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। इन सब में भी अटैक करेगा, लेकिन सबसे फास्टर पूछा है तो फास्टर में आयोडीन ड्यू टू 2p 5p ओवरलैपिंग की वजह से कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। वीक होने की वजह से ये सबसे तेजी से यहाँ पे अटैक करता है। आगे बढ़ते हैं, the reaction of ethanolic KOH on 1,1-dichloropropene gives। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बोला है 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन, ये है 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन, मैं बना दिया। इसकी रिएक्शन करानी है इथेनॉलिक KOH से, ठीक है, मतलब बेसिकली अल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन करानी है। इसकी रिएक्शन करानी तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा। तो आप सोच के देखो क्या बनने की पॉसिबिलिटी। देखो इथेनॉलिक KOH है, बेस है, तो बेस क्या करेगा, दो दो क्लोरीन है, तो याद रखना यहाँ से एक बार H+, सपोज इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, बेस अच्छा है, OH माइनस बेस अच्छा होता है, तो OH माइनस को एक बार यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्या निकल जाएगा क्लोरीन। दूसरी बार OH माइनस क्या है कि दूसरी बार ये OH माइनस इधर से H+ लेगा, फिर से नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा, तो ओवरऑल क्या बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारा क्या बन रहा है, प्रोपाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रोपाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस BHU 2013 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है। मैं लास्ट क्वेश्चन पे बोल दिया था, एक्चुअली मुझे लगा उसमें ये पूछा होगा। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना मोस्ट लगा सकते हो उतना मोस्ट लगाना, ठीक है। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक ओलेफिन्स, ओलेफिन्स का मतलब आपको पता है ना, एल्कीन को ओलेफिन्स बोलते हैं, एल्कीन, result from the treatment of 2-bromopentane with NaOET। बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2-ब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन किससे करानी है, बेस से करानी है, NaOET बेस से करानी है। अब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो बेस है, एक बार यहाँ के H+ को, सपोज ये H ऐसे, एक बार यहाँ के H+ को एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है, तो एक पॉसिबिलिटी हमने बना लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और क्या हो सकती है जनरेट, ये है NaOET। ये OET क्या करे, इस हाइड्रोजन को ले ले, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले ले और ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये अटैक करेगा, ये इधर। तो देखो पॉसिबिलिटी में अगर हम आए तो ये वाला प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिलेगा, बट ये बात अलग है कि चांसेस जो हैं वो कम, कितना मतलब कि बहुत ज्यादा रेशियो में नहीं बनता। मैं अगर बताऊं आपको तो यहाँ पे रेशियो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। ये 60% बनता है, नहीं, ये जो है
ये ऑलमोस्ट 70 या 80 बनते हैं और ये भी क्या बहुत कम बनते हैं, मतलब ये क्या है लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि हमको पता है सेरज़ेव रूल के अकॉर्डिंग हम हमेशा भी जब भी क्या कराते हैं डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो एल्कीन बनाते हैं जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसको मोर सब्स्टिट्यूटेड कह लो यहाँ पे। और एक चीज और देख लो कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, तीन तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर कंसीडर करोगे तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि टोटल क्या द नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, जब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का क्वेश्चन है तो आपको कंसीडर करना है ये वाला मेजर माइनर दोनों कंसीडर होता है। अब आप पे मोस्टली स्टूडेंट क्या करके आएंगे, टू टेक करके आएंगे, मोस्टली 90% टू टेक करके आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात नोटिस करनी थी, ये जो ए प्रोडक्ट बन रहा है, ये बी बन रहा है, ए वाले में क्या है कि ये दो फॉर्म में स्टेबल होगा, दो फॉर्म इसकी भी रिएक्शन, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइसोमर बताना है तो इसका भी दो फॉर्म होगा। कैसे देखना, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ से ये CH3 लगा है, ठीक है, और हाइड्रोजन लगा। बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिस वाला भी बन सकता है, यहाँ पे एक ट्रांस वाला भी बन सकता है। तो ए वाले ऑप्शन में भी क्या है कि दो आइसोमर बन रहे हैं, एक सिस बन रहा है एक ट्रांस। तो हम नंबर ऑफ आइसोमर जब पूछ रहा है तो हमको सिस और ट्रांस को भी इंक्लूड करना होता है। तो एक सिस हो जाएगा, एक ट्रांस हो जाएगा, और एक ये जो बी प्रोडक्ट बन रहा था ये, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 3। तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो इसको ध्यान से करना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which reactive intermediate is believed to part of the reaction soon? आपको पता होना चाहिए। देखो आप RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने, कोई भी होता है ना तो इतना अंदाजा लगा लेता है। यहाँ पे क्या है HBr है, साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एक परऑक्साइड दे दिया। तो परऑक्साइड जहाँ भी दे दी जाती है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल रिएक्शन जनरली जब भी किसी भी परऑक्साइड के प्रेजेंस में आप कराओगे तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही रिएक्शन जाती है। तो इसका आंसर फ्री रेडिकल हो जाएगा। फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज ये होती है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उनके अंडर जाती है जहाँ पे सनलाइट हो या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो या परऑक्साइड प्रेजेंट हो। तो यहाँ परऑक्साइड दिया तो परऑक्साइड से हमने अंदाजा लगा लिया कि फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगी रिएक्शन। आगे देखते हैं। The mechanism of chlorination of methane does not actually involve one of the following state। जब हम मेथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो क्या स्टेप्स होते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन होता है क्लोरीन, तो एक क्लोरीन रेडिकल ऐसे टूट गया, एक क्लोरीन रेडिकल। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये मेथेन, ये क्लोरीन रेडिकल क्या होता है कि जब ये CH4 रेडिकल होता है तो यहाँ से ये क्या करते हैं CH3 रेडिकल और H रेडिकल। हमेशा याद रखना ये क्लोरीन जो होता है वो छोटे वाले एटम के साथ क्या करता है, जाके कंबाइन हो जाता है। किसके साथ, छोटे वाले एटम के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3Cl, साथ ही साथ H रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H रेडिकल बन जाएगा। नहीं एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, याद रखना इस बात को, मैंने उल्टा बोल दिया। एक्चुअली बस यही हुआ कि मैंने उल्टा बोल दिया। क्वेश्चन क्या है पहले आप पढ़ लो। द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन डज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन हमेशा क्या होता है कि जाके किससे जुड़ता है, जो एटम्स पे नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है ज्यादा जुड़े होते हैं वो उससे जाके जुड़ता है। और ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे ये CH3Cl बन जाएगा और क्या बन जाएगा H रेडिकल। नहीं एक्चुअली थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड रुकना, मैं रेज करता हूँ उसको, फिर से हम देखते हैं। जब भी कभी कंफ्यूजन हो ना तो उस चीज को आप रेज करके वापस से बनाओगे तो आपका माइंड फिर से सही से काम करने लगेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि CH4 हमने लिया, देन क्या लिया हमने, क्लोरीन लिया। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर इसको मैं ब्रेक, ये क्लोरीन रेडिकल था क्योंकि क्लोरीन रेडिकल हमने जनरेट कर दिया। उसके बाद ये क्लोरीन रेडिकल क्या करता है, इस बात को फिर से याद रखना कि हमेशा याद रखना, अगर इसको मैं तोड़ूं तो इसको मैं CH3 रेडिकल H रेडिकल में लिख सकता हूँ CH4 को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये क्लोरीन रेडिकल हमेशा छोटे वाले एटम से जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CH3 रेडिकल मिल जाएगा और साथ ही साथ HCl मिल जाएगा। फिर क्या होता है कि यही CH3 रेडिकल क्या करता है, एक और CH3 रेडिकल इसी तरीके, जैसे ये वापस से CH4 के पास गया होगा तो ये CH3 रेडिकल वापस से इस तरीके का आगे रिएक्शन चलता रहता है। तो हमें देखने को मिल रहा था कि CH3 जब इस मेथेन के क्लोरीन के साथ रेडिकल के साथ रिएक्शन हो रही थी तो हमें CH3 रेडिकल मिल रहा था और साथ ही साथ HCl। तो ऑप्शन में देखते हैं
ऑप्शन ए तो हमारा सही है, क्लोरीन क्लोरीन 2Cl क्लोरीन क्लोरीन, हमने जब यहाँ पे हिट करेंगे तो 2Cl माइनस, इसको और में हम लिख सकते हैं 2Cl रेडिकल, ये तो सही था। उसके बाद देखो क्लोरीन रेडिकल के साथ जब मीथेन के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया, क्लोरीन रेडिकल मीथेन के साथ, तो क्लोरीन हमेशा छोटे वाले एटम के साथ जुड़ जाएगा, HCl बन जाएगा, CH3 रेडिकल, बी भी सही है। सी क्या है आपका गलत है, तो सी हमारा, क्योंकि इसमें पूछा है डज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व, तो सी हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो मतलब ये रिएक्शन ये स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए में आपका बेस्ट स्ट्रक्चर बताना है बेसिकली। तो यहाँ पे एसीटोन एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, वाटर भी पोलर है। तो यहाँ पे एक चीज है कि ए क्या होगा, अब हम चारों ऑप्शन को करके देखते हैं कि क्या बनना, ए क्या बनने की मोस्ट पॉसिबिलिटी। अगर मैं यहाँ से ए बनाता हूँ, वाटर है तो यहाँ पे ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ पे ब्रोमीन निकलता है तो क्या बनता है, CH2 प्लस आता, और ये क्या है OH, तो OH यहाँ पे मान लो ये CH2, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर माइग्रेट करता, रुकना, ये पॉजिटिव चार्ज अगर इधर माइग्रेट करता तो यहाँ भी ये CHOH यहाँ पे बनता, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये थी, लेकिन यहाँ पे ए हमारा ये तब ना बन पाता, ठीक है, ए हमारा एलिमिनेट कर दो। बी ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन में सिंपली क्या है यार कि Br निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव यहाँ से OH जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, इस वजह से ये सबसे रैपिडली रिएक्शन देगा, तो मोस्ट प्रोबेबल जो स्ट्रक्चर होगा ए का वो बी वाला बन जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेप में भी आप बना के देखोगे तो आपका बनेगा ही नहीं ये वाला, सिर्फ बी के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 180 क्वेश्चन का टारगेट है इस चैप्टर में। इसके बाद शायद मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलूंगा, तो आपको मैं पहले से कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लेना, खुद से प्रैक्टिस करना, नहीं बनता है तो हम करेंगे। अब मैं मोस्टली क्वेश्चन को स्किप भी करूंगा, क्यों, क्योंकि अब आपको खुद से करना पड़ेगा। आपका और मेरा कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा, आप मेरे साथ कोऑपरेट अच्छा करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट नहीं, मेरे पास इवन लैपटॉप भी नहीं है, फिर भी मैं जुगाड़ करके किसी का लैपटॉप आपके लिए कर रहा हूँ। इसीलिए 2-3 दिन, जो 3-4 दिन का गैप हो गया था, हमने अभी GOC का पूरा कवर कर लिया है, हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ गए हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं डेली एक लेक्चर अपलोड करूंगा, बट लैपटॉप का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। साथ ही साथ अभी क्या है, मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे, तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करो, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहो, आपके लिए बहुत फायदा होगा। मैंने PPT बना दी है, 3 दिन लग के मैंने बना दिया, आपको एक एक क्वेश्चन सेपरेट करके दे दिया, इतना स्पेस भी दे रखा है कि आप PPT में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो इतना सफिशिएंट होगा। प्लीज थोड़ा सा चैनल को ग्रो कराने की कोशिश करोगे, अब शेयर जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा क्या होगा कि मैं क्या कर पाऊंगा, अगर शेयर करोगे तो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए अच्छा होगा, फिर मैं क्या कर सकूंगा, बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी। अभी मतलब मैं इतना तो है नहीं कि मतलब इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं मैं कि क्या कर सकूं, इन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं जिनसे क्वालिटी वगैरह इंक्रीज कर सकूं, वो अभी मेरे मतलब इतना मैं नहीं खरीद पाऊंगा। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे, अगर हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो मैं जरूर उस चीज को लूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर वॉइस में थोड़ा सा आपका सही नहीं है, तो यार हाँ, थोड़े दिन आप मैनेज कर लो, क्योंकि अभी एक्चुअली में मुझे भी लगता है नहीं सही, बट मैं इंप्रूव करूंगा जरूर। आप लोग बस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करते रहो, जिन्हों अगर कोई स्टूडेंट नया चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।